ना कोई इंसानी देख रेख, बस एक खुला मैदान जहाँ दूर दूर तक हरियाली का नामो निशान नहीं था। फिर वो वहाँ से चले गए बिना पीछे देखे। लोगों ने कहा इनका बचना नामुमकिन है, इतनी मुश्किल जमीन पर ये जानवर कितने दिन टिकेंगे। लेकिन 10 साल बाद जब वही वैज्ञानिक उस जगह पर लौटे तो सामने जो नजारा था उसने सबकी सोच बदल दी। जहाँ कभी धूल उड़ती थी वहाँ अब घास लहरा रही थी, जहाँ कभी पत्थर और झाड़ियाँ थी वहाँ अब नदियाँ, चिड़िया और जानवरों की हलचल थी। न मशीनें लगी न इंसानों ने कुछ किया, सिर्फ एक जानवर की वापसी ने एक मरे हुए इलाके को फिर से जिंदा कर दिया। पर ये हुआ कैसे? कैसे बाइसन ने वो कर दिखाया जो इंसान और सरकारें मिलकर भी नहीं कर पाई। सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाओगे। कभी ये जमीन बाइसन की थी। हजारों नहीं करोड़ों बाइसन पूरे उत्तर अमेरिका के खुले मैदानों में दौड़ते थे। लेकिन फिर आया इंसान। शुरुआत में सब कुछ संतुलन में था। बाइसन मैदानों के राजा थे और आदिवासी समुदायों की जान। इनका हर हिस्सा इस्तेमाल होता था। मांस को खाया जाता, खाल से कपड़े बनते और हड्डियों से औजार। लेकिन फिर आए शिकारी और उनके साथ आए लालच और व्यापार। 18वीं सदी में बाइसन का शिकार सिर्फ गुजारे के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए होने लगा। उनकी खाल बिकती थी, उनकी जीभ एक खास डिश बन गई और मांस फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा। रेलवे लाइनें बन गई थी और अब शिकारी ट्रेन से सफर करते हुए बाइसन को मारने लगे थे, वो भी सिर्फ मजे के लिए और निशाना साधने की प्रैक्टिस के लिए। जितने ज्यादा बाइसन मारो उतना ज्यादा मुनाफा। और ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक राजनीतिक हथियार भी बन गया। अमेरिकी सरकार ने चुपचाप ये शिकार चालू रहने दिया क्योंकि इससे आदिवासियों की कमर टूट रही थी। बिना बाइसन के उनके पास ना खाना बचता, ना कपड़ा और ना ही कोई कमाई। अगले 20 सालों में ही मैदानों से करोड़ों बाइसन साफ कर दिए गए। कभी कभी सिर्फ खाल ली जाती थी और बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। 1870 तक इनकी आबादी गिरकर 6 करोड़ से सिर्फ 50 लाख तक आ गई और 1889 में हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि पूरे अमेरिका में सिर्फ 541 बाइसन बचे थे। सोचिए, 6 करोड़ से सीधा 500। इंसानों ने जो किया वो सिर्फ शिकार नहीं था, वो था एक पूरी प्रजाति का कत्ल। जहाँ पहले मैदानों में जानवरों की लहर चलती थी वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा था। और मेक्सिको का हाल तो और भी बुरा था। वहाँ तो आखिरी बाइसन भी गायब हो चुका था। बाइसन चले गए और धीरे धीरे जमीन ने अपनी सांसें खोनी शुरू कर दी। कभी जहाँ हरियाली लहराती थी वो जो जमीन के अंदर सुरंगें बनाते थे, जिनकी मौजूदगी से मिट्टी जिंदा रहती थी, वो भी लुप्त होने लगे। उनके साथ गायब होने लगे कीड़े, पक्षी और छोटे छोटे स्तनधारी। प्राकृतिक श्रृंखला टूटने लगी, जैसे कोई धागा खींच दो और पूरी बनावट बिखर जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैदान का राजा अब वहाँ नहीं था। और फिर एक दिन इंसानों ने सोचा, जिस जानवर को हमने मिटाया था शायद वही इस जमीन को बचा सकता है। 2009 में सिर्फ 13 बाइसन अमेरिका की पहाड़ियों से निकले और पहुंचे मेक्सिको के सबसे उजड़े इलाके में। एक सूखी और टूटी बिखरी जमीन जहाँ बरसों से न घास उगी थी, न परिंदों की आवाज सुनी गई थी। उन्हें मैदान में खुला छोड़ दिया गया बिना किसी इंसानी मदद के। शुरुआत में लोग हंसते थे, 23 जानवर क्या ही बदल लेंगे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उन 23 की चाल से पूरी धरती की धड़कन वापस आ जाएगी। साल दर साल बाइसन की संख्या बढ़ती गई और 2018 तक वो 200 से भी ज्यादा हो चुके थे। पर ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये थे चलते फिरते इकोसिस्टम इंजीनियर्स जो अपनी हर एक चाल से मिट्टी को तोड़ते, बीजों को फैलाते, पानी को जमीन में उतरने देते और एक मरी हुई जमीन को फिर से जीना सिखाते। जहाँ बाइसन चलते वहाँ हरियाली लौटती। अब सवाल ये उठता है, आखिर बाइसन ऐसा क्या करते हैं जो इंसान की कोई मशीन नहीं कर पाई? शुरुआत होती है उनके चलने से। बाइसन रोजाना मीलों चलते हैं, लेकिन वो बस घूमते नहीं, हर कदम के साथ वो धरती की सख्त परत को तोड़ते हैं और सूखी मिट्टी को सांस लेने देते हैं। बाइसन हमेशा अलर्ट रहते हैं और हमेशा चलते रहते हैं। वो कभी एक लगी तो सबसे पहले लौटे प्रेरी डॉग्स, छोटे से चंचल ये जानवर जिन्होंने कभी इन मैदानों के नीचे पूरी की पूरी दुनिया बसा रखी थी। पर जब बाइसन गायब हुए तो ये भी धीरे धीरे मिट्टी में दफन हो गए थे। पर अब जैसे बाइसन लौटे वैसे प्रेरी डॉग्स भी दोबारा जमीन कुरेदने लगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं खोदते, उनके सुरंगों से मिट्टी में हवा आती है, नमी टिकती है और पोषक तत्व ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कोई किसान जमीन पलटता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। प्रेरी डॉग्स खुद भी एक जरिया है दूसरी जिंदगियों के लिए, जैसे की ब्लैक फुटेड फेरेट, उत्तर अमेरिका का इकलौता नेवला जिसका 90% खाना होता है प्रेरी डॉग्स। एक फेरेट परिवार साल में करीब 250 प्रेरी डॉग्स खा जाता है और वो खुद बिल नहीं खोदते, वो उन्हीं के घरों में रहते हैं और वही बच्चे पैदा करते हैं। मतलब अगर प्रेरी डॉग्स नहीं तो फेरेट्स भी नहीं। यही पर कहानी में आता है तीसरा किरदार, बरोविंग आउल। वो उल्लू जो पेड़ पर नहीं जमीन के नीचे रहता है, वो भी खुद बिल नहीं बनाता। ये भी प्रेरी डॉग के बिल में पक्षियों, कीड़ों और दूसरे जानवरों का घर बन जाते हैं। ठीक उसी तरह टाइगर भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। अगर जंगल से बाघ जैसे शिकारी पूरी तरह गायब हो जाए, शुरुआत में शायद कुछ खास फर्क ना दिखे, लेकिन धीरे धीरे असर गहरा और खतरनाक होगा। जब बाघ होता है तो हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर जैसे शाकाहारी जानवर कभी एक जगह टिकते नहीं। हर घास की झाड़ी और हर पेड़ की आड़ में उन्हें शक रहता है कि यहाँ कोई शिकारी छिपा हो सकता है, इसलिए वो चलते रहते हैं। एक जगह थोड़ा चरते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं और यही मूवमेंट जंगल को मौका देता है घास को दोबारा उगाने का, पेड़ पौधों को सांस लेने का और मिट्टी को खुद को संभालने का। लेकिन अगर बाघ ना हो तो इन जानवरों में कोई डर नहीं रहता। जहाँ भी घास या पौधे भरपूर मिले ये वही जम जाते हैं और लगातार चरते रहते हैं जब तक कि हरियाली पूरी तरह मिट ना जाए। धीरे धीरे जमीन बंजर हो जाती है, मिट्टी ढीली पड़ती है और बारिश के साथ बहने लगती है। उधर जंगल के बाकी हिस्से खाली और बेजान पड़े रहते हैं और पूरा इकोसिस्टम असंतुलन में चला जाता है। ये बातें आपको थोड़ी बनावटी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में ऐसा पहले भी हो चुका है। एक वक्त था जब यहाँ से भेड़ियों को पूरी तरह मिटा दिया गया। लोगों को लगा कि ये खतरनाक जानवर है तो इन्हें हटाना ही बेहतर है। फिर शिकारियों को बुलाकर एक एक करके भेड़ियों को मारा गया। 1926 तक आखिरी भेड़िया मार दिया गया।
शुरुआत में सब शांत दिखा, लेकिन जंगल की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। भेड़िए के जाते ही एल्क और मूस जैसे बड़े शाकाहारी बेफिक्र हो गए। अब कोई इनका पीछा नहीं करता, इन्हें कोई डर नहीं था, इसलिए वो नदी के किनारे की हरियाली में टिककर घास पौधे और पेड़ों की छाल तक खत्म करने लगे। नतीजा, छोटे पौधे उग नहीं पाए, नदी के किनारे कमजोर हुए और लकड़ी के बिना बीवर भी गायब हो गए। उनके साथ पक्षियों, कीड़ों और मछलियों की संख्या भी गिर गई। फिर लोगों को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास हुआ। 1995 में सिर्फ 14 भेड़ियों को वापस लाया गया और जैसे ही वो लौटे, एल्क और मूस की आदतें बदल गई। अब वो हरियाली में भी ज्यादा देर नहीं रुकते, चलते रहते, जिससे पेड़ पौधे दोबारा उगने लगे। नदियों के किनारे मजबूत हुए, बीवर लौट आए, तालाब बने और उनमें मछलियां, मेंढक वापस आए। भेड़ियों ने सिर्फ शिकार नहीं किया, उन्होंने पूरे इकोसिस्टम में जान डाल दी। विज्ञान में इसे कहते हैं ट्रॉफिक कैस्केड, जहाँ एक शिकारी का लौटना पूरे इकोसिस्टम की दिशा बदल देता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी